अध्याय 156 जुनर की श्रेष्ठता की भावना। गू कबीले में एक सुरम्य पर्वत के ऊपर। ये पर्वत गू कबीले के लिए अतिथि आवास क्षेत्र के रूप में कार्य करता था। पहाड़ के केंद्र में एक मंडप में चांदी के वस्त्र पहने युवकों के एक समूह ने कई दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। चांदी के वस्त्र पहने ये युवक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सूरज की रोशनी में चमकते हुए चांदी के वस्त्र आकाश में चमकती बिजली की तरह लग रहे थे, जो सूक्ष्म रूप से एक भयानक गड़गड़ाहट ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे, क्रोध के बिना अधिकार की आभा बिखेर रहे थे। ये सभी युवक लेई कबीले से थे। गड़गड़ाहट विशेषता डूक्यू वास्तव में दबंग है। वास्तव में वाइकिंग यांग भी उस लेई डोंग से हार गए थे। क्या लेई कबीला वास्तव में इस स्तर पर पहुंच गया है? मुख्य हॉल में गू कबीले के कई युवा सदस्य चर्चा में व्यस्त थे। उनके दिल लेई कबीले के इन युवाओं के प्रति विस्मय से भरे हुए थे, खासकर अपने नेता के प्रति। उनकी आंखों में प्रशंसा का एक संकेत भी था, एक मजबूत व्यक्ति के प्रति एक स्वाभाविक भावना। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेई कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे प्रमुख था, लेई डोंग। भाई लेई डोंग, ये गू कबीला प्राचीन कुलों में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन उनकी युवा पीढ़ी इतनी प्रभावशाली नहीं है। हाँ, 8 प्राचीन कुलों में भाई लेई डोंग की तुलना कौन कर सकता है? सभी प्राचीन कुलों में भी भाई लेई डोंग शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। गू कबीला, हुन कबीला, वे सभी एक दिन भाई लेई डोंग द्वारा पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम गू कबीले में मेहमान हैं। इस तरह सच बोलना हमें असभ्य लग सकता है। लेई डोंग नाम का आदमी बोला, और उसके लहजे से यह स्पष्ट था कि वह गू कबीले की युवा पीढ़ी को खतरा नहीं मानता था। तुम, लेई डोंग की बातें सुनकर गू कबीले के कुछ युवा गुस्से से लाल हो गए, लेकिन फिर ये याद करते हुए कि उनकी अपनी प्रतिभा वास्तव में तुलना में फीकी है, उन्होंने सोचा कि क्या वे वास्तव में इस अपमान के लायक थे। लेई डोंग के समर्थन के साथ अन्य लेई कबीले के शिष्य गू कबीले के युवाओं के प्रति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए। मैंने सुना है कि गू कबीले में सबसे मजबूत वह गूफी है, जो कभी लेडी जुनर का पति था। मुझे आश्चर्य है कि वह कितना मजबूत है। क्या आपको पूछने की जरूरत है? भाई लेई डोंग उस गूफी से सिर्फ एक उंगली से निपट सकता है। एक उंगली बहुत ज्यादा है। भाई लेई डोंग एक अर्धसंत है। अर्धसंत से नीचे की कोई भी चीज एक ही विचार से बुझ जाती है। जबकि उसके आसपास लेई कबीले के शिष्य गूफी को अपमानित कर रहे थे, लेई डोंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति में कुछ नाराजगी दिख रही थी। गूफी, उसने चुपचाप अपने आप से नाम बुदबुदाया। उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार का मिश्रण था, लेकिन साथ ही थोड़ी ईर्ष्या भी थी। वह जानता था कि गूफी जुनर का भूतपूर्व पति था, उसका पहला पति। सब कुछ होने के बावजूद उनके बीच अभी भी विवाह का बंधन था, और दैनिक जीवन में उनके पास NOWELLBE-JUN.COM। ये सोचते हुए लेई डोंग की नजरें ठंडी हो गईं, हालांकि उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। सौभाग्य से उसे पता चल गया था कि भले ही जुनर शादीशुदा थी, लेकिन वह पवित्र बनी रही। लेई डोंग को एक बार जुनर की नज़र से मिलने का सौभाग्य मिला था। उसकी स्पष्ट, चमकदार आंखें, साथ ही उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता, जिसकी तुलना में दुनिया नीरस लग सकती थी, ने उसे गहराई से मोहित कर दिया। इसलिए भले ही जुन एर की एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वह जुन एर के साथ रह सकता था, वह काफी था। ... जुन एर, मैंने सुना है कि लेई डोंग तुम्हारे लिए पागल है। तुम बहुत भाग्यशाली हो। सिर्फ 30 साल की उम्र में अर्धसंत के स्तर तक पहुंचना और लेई कबीले के नेतृत्व का उत्तराधिकारी होना। अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम भविष्य के कबीले के नेता की पत्नी बनोगी। लेई कबीले के नेता की पत्नी, यह बहुत सम्मान की बात है। जुन एर ने लेई कबीले के दूतों के आगमन के बारे में भी सुना था और वह उनके उद्देश्य से अवगत थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। अभी हाल ही में उसने कबीले की कुछ महिलाओं को उसके प्रति ईर्ष्या व्यक्त करते हुए सुना, लेकिन जुन एर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वास्तव में 30 साल की उम्र में हाफ सेन स्तर तक पहुंचना पहले से ही एक असाधारण प्रतिभा है, लेकिन जुनर की नज़र में गूफी की तुलना में ये प्रतिभा कुछ खास नहीं थी। उम्र एक अपरिवर्तनीय अंतर है। चाहे लेई डोंग कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि वह पहले से ही 30 साल का है। लेकिन गूफी इस साल केवल 22 साल का था, जिससे लेई डोंग उससे 8 साल बड़ा हो गया। इतने महत्वपूर्ण उम्र के अंतर के परिणामस्वरूप केवल इतना अंतर होने के लिए जुनर का मानना था कि गूफी की प्रतिभा के साथ लेई डोंग की उम्र में उसकी उपलब्धियां उससे कहीं अधिक होंगी। शायद इसमें इतना समय भी नहीं लगेगा। जब मैं एकांत में गया
तो वह पहले से ही एक 4 स्टार डू वेनेरेट था। अब जब मैं डू पूर्वज स्तर पर पहुंच गया हूं, तो मुझे लगता है कि वह और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। अनजाने में जुनर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका दिल गूफी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था। बेशक इस बार लेई डोंग के प्रस्ताव ने जुनर में थोड़ी श्रेष्ठता की भावना जगाए। आपके पास आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए उत्कृष्ट लोग हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। लेई कबीले के लोग थोड़े से हो रहे हैं बहुत घमंडी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कबीले के बुजुर्गों को उन्हें सबक सिखाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि युवा पीढ़ी इन प्रतियोगिताओं में हार रही है न? हम वास्तव में उनके जितने कुशल नहीं हैं। गू किंगयान के चेहरे पर एक असहाय मुस्कान थी, जबकि उनके बगल में गू याओ और गू जेन भी उतने ही अव्यवस्थित दिख रहे थे। जब लेई कबीले के शिष्य कभी कभी गुजरते थे, तो वे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं करते थे। ये पता चला कि जब लेई कबीले की युवा पीढ़ी पहली बार गू कबीले में पहुंची, तो उन्होंने तुरंत गू कबीले के युवाओं को चुनौती दी, ये दावा करते हुए कि उनके पास यहाँ कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गू कबीले के युवा भी सभी प्रतिभाशाली थे, और यह उनका घरेलू मैदान था। वे इस तरह का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए बड़ी संख्या में गू कबीले के युवा लेई कबीले के शिष्यों के साथ मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़े। गू याओ और गू किंगयान जैसी शीर्ष प्रतिभाएं भी यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल हुईं कि गू कबीले का सम्मान न गिरे। पहले द्वंद्वयुद्ध में साधारण कबीले के शिष्य शामिल थे। दोनों पक्षों की जीत और हार के साथ एक गहन और प्रतिस्पर्धी माहौल बना रहा था। ये स्थिति तब तक चली जब तक लेई डोंग ने कदम नहीं उठाया, और फिर सब खत्म हो गया। लेई डोंग एक अर्धसंत की शक्ति के साथ नीचे उतरे और गू कबीले के युवा अभिजात वर्ग को पूरी तरह से मिटा दिया। आखिरकार एक संत की उपाधि धारण करने वाला एक पूरी तरह से अलग स्तर का था। डू वेनेरेट शिष्यों में से किसी के पास कोई मौका नहीं था। ये देखते हुए कि कबीले के शिष्यों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, गू किंगयान सबसे मजबूत मौजूद होने के नाते आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक संत के खिलाफ गू किंगयान के पास कोई मौका नहीं था और वह बुरी तरह से हार गया। अगर तुम भी हार गए, तो उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? गू जेन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या हम, गू कबीले की युवा पीढ़ी, वास्तव में लेई कबीले के शिष्यों द्वारा पूरी तरह से रौंद दिए जाने वाले हैं? गू याओ ने लेई डोंग की ओर देखा, जो खुशी से झूम रहा था। उसका दिल अनिच्छा से भर गया था। गू किंगयान की आंखें अनिर्णय से चमक उठी, लेकिन एक लंबे पल के बाद वे अचानक साफ हो गईं। शायद कोई एक व्यक्ति है जो हमें अपना सम्मान वापस पाने में मदद कर सकता है, गू किंगयान ने कहा। कौन? गू जेन ने उलझन में पूछा। गूफी। जब उन्होंने ये नाम सुना, तो सभी को अचानक समझ में आ गया। गूफी आमतौर पर दिखावा करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी ताकत जगजाहिर थी। आखिरकार उन्होंने गू किंगयान को हराकर 7वां कमांडर बन गए थे। बाद में उन्होंने ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सर्वोच्च कमांडर बनने के लिए भी अपनी चुनौती पेश की। गूफी गू कबीले की युवा पीढ़ी में निर्विवाद रूप से नंबर 1 थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या गूफी लेई डोंग को हरा सकते हैं। गू किंगयान की आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं, उम्मीद करते हुए कि गूफी गू कबीले की गरिमा को बहाल कर सकते हैं। अध्याय 157। जो कोई भी भाई को चुनौती देना चाहता है, उसे पहले मेरा सामना करना होगा। हालांकि गूफी की बात करें तो वह अभी भी केवल डू वेनेरेट स्तर पर है, जबकि लेई डोंग एक अर्धसंत है। गू किंगयान अनिश्चित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह जीत सकता है या नहीं, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? गू याओ ने तुरंत फैसला किया और उठकर गूफी को खोजने के लिए तैयार हो गया। कमांडर पद के लिए प्रतियोगिता के बाद से गू याओ ने गूफी की गहरी प्रशंसा की थी, उसे अपने आजीवन लक्ष्य के रूप में देखा था। उसके लिए गूफी निस्संदेह युवा पीढ़ी में नंबर 1 था। किसी भी मामले में चलो पहले कोशिश करते हैं। गू किंगयान ने गू याओ का पीछा किया, तेजी से उस पहाड़ की ओर बढ़ रहा था जहां गूफी रहता था। ... उस पहाड़ पर जहां गूफी रहता था, ज़ियान ड्रैगन फीनिक्स मूल फल के अपने अवशोषण के अंत के करीब थी और अब उसे गूफी की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। गूफी के पास फुर्सत का एक दिन था। पिछले महीने में खर्च की गई ऊर्जा को थोड़ा बहुत पुनः प्राप्त करने का समय था। जब ज़ियान अपने एकांत से बाहर आएगी तो उसका रूप बिल्कुल नया होगा। गूफी ने ज़ियान की ओर देखा, जो अभी भी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, और फिर दायरे में परिपक्व युवा लड़की के साथ संक्षिप्त मुलाकात को याद करते हुए मुस्कुराया।
एक बार जब वह ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगी तो जियान शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाएगा। कोई आ रहा है। गूफी ने महसूस किया कि कुछ आकृतियां बाहर से तेजी से आ रही हैं। एक पल में वह पहाड़ के ऊपर हवा में दिखाई दिया। क्या वे हैं? आने वाली आकृतियों की पहचान देखकर गूफी की आंखों में जिज्ञासा का संकेत दिखा। तुम दोनों यहाँ इतनी जल्दी में क्यों हो? गू किंगयांग, गू याओ और गू जेन ने एक दूसरे की ओर देखा और असहाय होकर मुस्कुराए। ये कहना बहुत शर्मनाक है, लेकिन लेई कबीले का प्रतिनिधिमंडल गू कबीले से मिलने आया है और उनकी युवा पीढ़ी ने हमारे कबीले के युवाओं को चुनौती दी है। हालांकि हम में से कोई भी लेई डोंग नाम के व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। उसकी ताकत पहले ही एक अर्ध संत के स्तर पर पहुंच चुकी है। एक अर्ध संत? गूफी की आंखें थोड़ी झपक उठी। गू कबीले की युवा पीढ़ी में अर्ध संत की ताकत वाकई सबसे ऊपर है। ये सामान्य बात है कि वे उससे बराबरी नहीं कर सकते। तो तुम मुझसे कदम बढ़ाने के लिए कहने आए हो? गूफी ने सीधे पूछा। ये सही है। इस पर विचार करने के बाद हमें एहसास हुआ कि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो गू कबीले के सम्मान को बहाल कर सकते हो। हालांकि मुझे प्रसिद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गूफी ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। वह कभी भी ध्यान या प्रसिद्धि पाने की चाहत नहीं रखता था। अगर कोई वास्तविक जरूरत नहीं होती तो वह किसी को चुनौती नहीं देता। इसके अलावा ली डोंग के खिलाफ वह जीतने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। एक डू वेनेरेट और एक हाफ सेंट के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। हालांकि गूफी के पास अपने स्तर से ऊपर लड़ने की प्रभावशाली क्षमताएं थीं, ली डोंग भी एक विलक्षण प्रतिभा था। अपने स्तर से ऊपर लड़ने का विचार केवल साधारण मजबूत व्यक्तियों पर लागू होता है। इसके अलावा जियान के लिए ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने में इतना समय बिताने के बाद वह काफी थक गया था। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके जीतने की संभावनाएं और भी कम थीं। गू किंगयांग और गू याओ गंभीर चेहरों के साथ वहां खड़े थे। उनकी शुरुआती चिंता कि गूफी शायद लेई डोंग का मुकाबला न कर पाए अब अनावश्यक लग रही थी, क्योंकि गूफी का लड़ने का कोई इरादा नहीं था। गूफी, ये गू कबीले की युवा पीढ़ी के सम्मान से संबंधित है। आपको कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, गू किंगयांग ने आग्रह किया। भाई किंगयांग, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है, लेकिन मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गू जेन ने गूफी को इतना दृढ़ निश्चय और कोशिश करने के लिए भी तैयार न देखकर अप्रसन्न महसूस किया। मैंने लंबे समय से सुना है कि गू कबीले के गूफी एक असाधारण प्रतिभा हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आज मुकाबला करने का कोई अवसर है। यह आवाज़ गू किंगयांग और अन्य लोगों को परिचित थी, लेकिन गूफी के लिए अपरिचित थी। गूफी ने आसमान की ओर देखा, जहां चांदी के वस्त्र पहने लोगों का एक समूह दिखाई दिया था। अग्रणी व्यक्ति चुप रहा, जबकि उसके आसपास के लोग बकबक करते रहे। क्या वह लड़ने से बहुत डरता है? गू कबीले का तथाकथित नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति आखिरकार कुछ खास नहीं है। हाँ, भाई लेई डोंग की तुलना में वह सिर्फ एक साधारण डू वेनेरेट है। उसके पास कोई मौका नहीं है। अगर वह नहीं लड़ता है तो वह समझदार है, आखिर अपमान की तलाश क्यों कर रहा है? उस तर्क से मैं उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति कहूंगा, क्योंकि यह जानना कि कब पीछे हटना है बुद्धिमानी है। लेई कबीले के सदस्य गूफी को ताना मारते रहे, कुछ ने तो सीधे उसका अपमान भी किया ताकि उसे चुनौती स्वीकार करने के लिए उकसाया जा सके। जब तक वे गूफी को चुनौती स्वीकार करने के लिए राजी कर लेते, लेई डोंग का लक्ष्य पूरा हो जाता। जैसे ही लेई कबीले के सदस्य आए, पूरा पहाड़ जल्दी ही जीवंत हो गया। गू कबीले के और भी सदस्य देखने आए, जिनमें जुनर भी शामिल था, जो दूर से देख रहा था। हर कोई देखना चाहता था कि गूफी इस स्थिति को कैसे संभालेगा। आखिरकार ताकत में अंतर स्पष्ट था। अगर गूफी लड़ता तो उसके जीतने की संभावना कम थी, लेकिन अगर वह नहीं लड़ता तो वह बहुत ज्यादा सम्मान खो देता। ये लेई डोंग की सोची समझी योजना थी। गूफी पर निर्देशित उकसावे को सुनकर जियाओ जियान और कै लिन दोनों ने भौहें सिकोड़ लीं। वे गूफी के लिए चिंतित थे, ये जानते हुए कि वह पिछले महीने से थका हुआ था और संभवतः सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था। वे गूफी की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत किसी भी तरह की वास्तविक सहायता देने के लिए अपर्याप्त थी। भाई गूफी, आज आपको चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक प्रतीक्षा करें। जियो जियान और कै लिन दोनों आगे बढ़े और गूफी का हाथ थाम लिया, उम्मीद करते हुए कि वह लड़ाई के लिए सहमत नहीं होगा।
इन दो तेजस्वी सुंदरियों की उपस्थिति ने तुरंत ईर्ष्यालु नजरें खींच ली। लेई कबीले के सदस्यों ने गूफी के इतने भाग्यशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। गूफी ने दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराया, फिर अपनी नज़र लेई डोंग पर घुमाई। ये स्पष्ट था कि लेई डोंग इस स्थिति के पीछे मास्टरमाइंड था। एक आधा संत हुआ, एक आधा संत अभी भी एक सच्चा संत नहीं है। गूफी ने लेई डोंग को सीधे देखा। लेई डोंग की ताकत के बावजूद कोई डर नहीं दिखाया। इस शांत व्यवहार ने लेई डोंग को आश्चर्यचकित कर दिया, जो गूफी के बारे में और अधिक सोचने से खुद को रोक नहीं सका। गूफी, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? गूफी के धैर्य से लेई डोंग की लड़ाई की भावना प्रज्वलित हुई और उसने सीधे उसे चुनौती दी। गूफी ने पीछे हटने से इनकार नहीं किया। चून की चुनौती उसके दरवाजे पर आ चुकी थी, तो वह कैसे मना कर सकता था। जैसे ही वह चुनौती स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। यदि आप भाई गूफी को चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको पहले मुझसे आगे निकलना होगा। जैसे ही आवाज गिरी, बांस की इमारत से एक बैंगनी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। फिर एक सुंदर आकृति धीरे धीरे उभरी, बैंगनी सुनहरी रोशनी पर कदम रखते हुए, एक भयानक आभा के साथ जो प्रत्येक कदम के साथ मजबूत होती गई। जो महिला दिखाई दी, वह बैंगनी सुनहरे वस्त्र पहने हुए थी, जो ड्रैगन और फीनिक्स से सजी हुई थी, जो जीवित प्राणियों की तरह नृत्य कर रही थी, जो कुलीनता की एक अचूक हवा को उजागर कर रही थी। उसका फिगर लंबा और पतला था, उसके लंबे बैंगनी बाल झरने की तरह उसकी पतली कमर तक झर रहे थे, जो अंततः उसके सुडौल कूल्हों तक पहुंच रहे थे। महिला आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, उसकी आंखें बैंगनी से बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गई थीं, जिससे उसे रहस्य और आकर्षण की आभा मिल रही थी। इन बैंगनी सुनहरे रंग की आंखों की निगाह के नीचे ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी भी समर्पण कर देंगे। जियान अब वह छोटी लड़की नहीं थी जो वह कभी थी। वह पूरी तरह से एक लुभावनी खूबसूरत युवती में बदल गई थी। कई आंखें पहले उसकी महान आभा से मोहित हुईं, फिर उसके पीछे के पंखों पर केंद्रित हो गईं। वहां एक पाय बैंगनी सुनहरे पंखों वाली, लगभग 1 मीटर लंबी, धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा और गड़गड़ाहट की आवाज धीरे धीरे सुनी जा सकती थी, जो सभी के दिलों में गूंज रही थी। यह जियान है। कैलिन परिचित आभा को महसूस करते हुए क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। जियाओ ये जियान, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में जियान थी, सदमे में घूरने लगी। उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो उसे अभी भी उस युवा लड़की की याद दिलाता था जिसे वे जानते थे, परिपक्वता को छोड़कर। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि इसमें कुछ और दिन लगेंगे। भले ही गूफी ने जियान के परिवर्तन की उम्मीद की थी, फिर भी भारी बदलाव को देखकर वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया। क्या तुम्हें ये पसंद है? जियान ने गूफी पर एक चुलबुली नजर डालते हुए पूछा। हालांकि वह अधिक परिपक्व दिख रही थी, लेकिन उसका आंतरिक रूप अभी भी एक छोटी लड़की जैसा था। आसमान में लेई डोंग का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने जियान को अचानक उभरते देखा। वह समझ सकता था कि जियान की ताकत उससे कई गुना ज्यादा थी, लगभग उन 2 बुजुर्गों के बराबर जो लेई कबीले से उसके साथ आए थे। क्या वह एक दू संत हो सकती है, और कम से कम 3 सितारा स्तर की? लेई डोंग के दिल में दबाव बढ़ गया और उस पर जियान की नज़र उस पर पड़ी। किसने कहा कि वे भाई गूफी को चुनौती देना चाहते हैं? वह मेरे लिए एक गुरु की तरह है। अगर तुम मेरे गुरु को चुनौती देना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मुझसे आगे निकलना होगा। अध्याय 158। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही जियान के शब्द गूंजे, उसकी दुर्जय आभा एक बार फिर फैल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों पर बहुत दबाव पड़ा। उसका लक्ष्य उन परेशान करने वाले व्यक्तियों को डराना था जो गूफी को परेशान करने की हिम्मत करते थे। स्वर्गीय फीनिक्स पंख, ड्रैगन बॉडी। ये है प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स रक्त रेखा। हमारी प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का उदय होना तय है। जूही के चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे क्योंकि वह उत्साह से अभिभूत था, यहाँ तक कि श्रद्धा में घुटने टेक रहा था। अपने जादुई जानवर वंश के कारण शेर राजा भी अवचेतन रूप से घुटने टेक रहा था। प्राचीन ड्रैगन फीनिक्स जादुई जानवरों के बीच सर्वोच्च शासक था। प्राचीन समय में जब तक वे युवा नहीं मरते, उन्हें 9 सितारा दूसंत बनना तय था। यहाँ तक कि प्राचीन स्वर्ग फीनिक्स भी इस वंश के दबाव का सामना नहीं कर सका और उसे झुकना पड़ा। क्या वह छोटी लड़की नहीं है जो गूफी का अनुसरण करती थी? वह अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? दूर से जुन एयर जियान की अचानक उपस्थिति को देखकर पूरी तरह से हैरान थी।
उसके पास जीवंत, मनमोहक लड़की की ज्वलंत यादें थी जो कभी गूफी के साथ रहती थी। जुन ए ने पहले भी जियान के साथ मुकाबला किया था, उसकी ताकत पर आश्चर्यचकित थी। हालांकि उसे याद था कि अपने खुद के एकांत से पहले वह केवल डू सम्राट स्तर पर थी। वह सिर्फ 1 साल में डू सेन स्तर तक कैसे पहुंच गई? वह गू कबीले से नहीं लगती। वह इतनी शक्तिशाली कैसे है? मुझे लगता है कि वह गूफी से भी छोटी है, फिर भी वह पहले से ही एक डू सेंट है। जियान की ताकत से सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे, बहुत प्रभावित थे। एक नए डू सेंट के उभरने की खबर पूरे गू दायरे में गूंज उठी। गू युआन और गू ली, जिन्होंने पहले इस भयानक आभा को महसूस किया था, ने अपना ध्यान उस दृश्य की ओर लगाया। हालांकि मुझे पता था कि इस छोटी लड़की के लिए एक महान अवसर नियत था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी मजबूत बन जाएगी, सीधे डू सेंट स्तर पर चढ़ जाएगी। दूर से गूफी के दादा गू ली जियान के भाग्य पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। मुझे संदेह है कि एक टियर 9 रैंक की गोली भी ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकती है। गू युआन ने एक असहाय मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हालांकि टियर 9 पिल्स शक्तिशाली थे, लेकिन वे किसी को एक छलांग में डू पूर्वज से डू संत नहीं बना सकते थे। ऐसा भाग्य पाना लगभग असंभव था। हालांकि ये जादुई जानवर कबीले के लिए एक अनूठा अवसर था और वे केवल ईर्ष्या से देख सकते थे। नोव एल बी चेएनएन क्या ये तुम हो? जियान की नज़र लेई कबीले के युवाओं के नेता लेई डोंग पर पड़ी। वह स्पष्ट रूप से प्रभारी था। जियान की सीधी निगाह के नीचे लेई डोंग ने महसूस किया कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। उसकी बिजली की ऊर्जा उसके भीतर दब गई है, फिर से प्रकट होने से बहुत डर रही है। जियान से उसे जो भयानक शक्ति महसूस हुई, वह कुछ ऐसी थी जो उसने केवल लेई कबीले के क्रोधित बुजुर्गों में देखी थी। लेई डोंग ने पहले जो अहंकार दिखाया था, वह अब पूरी तरह से दब गया था। अगले ही पल माफी से भरे चेहरे के साथ उसने जियान को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, मैं मूल रूप से भाई गूफी के साथ मुकाबला करने आया था। मुझे आपको परेशान करने की उम्मीद नहीं थी। कृपया मुझे माफ करें। लेई डोंग गर्वित था लेकिन मूर्ख नहीं था। अब जियान को उकसाने का नतीजा निश्चित रूप से पिटाई होगी, और अगर उसे पीटा भी गया तो कबीले के बुजुर्ग उसके लिए खड़े नहीं होंगे। गूफी को आपके साथ मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चले जाओ। जियान ने अपना नाजुक हाथ लहराया और एक अदृश्य शक्ति हवा में बह गई, जिसने लेई डोंग और उसके समूह को आसमान से गिरा दिया, जिससे वे दयनीय स्थिति में आ गए। हालांकि लेई डोंग का चेहरा गंभीर था जब वह उठा। उसने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से लेई कबीले के युवाओं को दूर ले गया। लेई डोंग को इस तरह का झटका लगना वास्तव में एक अच्छी बात है। यह उसे और अधिक प्रेरित करेगा। हाँ, इस अनुभव के बाद वह और अधिक मेहनत करेगा। लेई कबीले के बुजुर्ग, जो जियान की सफलता के बारे में जानते थे, लेई डोंग की सुरक्षा के लिए चिंतित घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वह सब कुछ देखा जो अभी हुआ था। स्थिति की परवाह किए बिना जियान की वर्तमान शक्ति के साथ इन लेई कबीले के बुजुर्गों को उसके साथ एक समान व्यवहार करना था, और कुछ तो उससे भी कमजोर थे। वे युवा पीढ़ी के बीच विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल लेई डोंग को उसका सबक सीखने दे सकते थे। जैसे ही पहाड़ पर भीड़ तितर बितर हुई, जियान ने आखिरकार अपनी डू क्यूई को वापस ले लिया, जिससे आकाश में घटनाएं गायब हो गईं। वह गूफी, जियोई जियान और अन्य लोगों के सामने उतरी। उसने गूफी की खातिर सभी को भगाने के लिए इतनी जबरदस्ती की थी। गूफी ने ड्रैगन फीनिक्स मूल फल को परिष्कृत करने में उसकी मदद करते हुए खुद को थका दिया था और पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे परेशान करे। जियान ने गर्व के भाव से गूफी को देखा। अपनी बात पर जोर देने के लिए उसने अपनी शक्तिशाली आभा को थोड़ा और फैलाया और गर्व से कहा, गूफी, अब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए अब से तुम्हारी रक्षा करने की बारी मेरी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी छोटी मुठ्ठियां लहराईं, जो जियान अकादमी में अपनी बड़ी बहन की याद दिलाती थी। इस पल में जियान एक प्रभावशाली आकृति वाली वयस्क की तरह दिख रही थी, हालांकि उसका चेहरा अभी भी उसके पिछले रूप जैसा ही था। उसके व्यवहार में आए इस भारी बदलाव ने गूफी को उसके सच्चे शब्दों पर अनजाने में मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, गूफी ने तुरंत सहमति जताई और जियान खुश हो गई। जियान की प्रगति की गति भयानक है। कै लिन और जियाओई जियान जियान के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वह काफी बेहतर हो जाएगी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वह सीधे डू सेन स्तर तक पहुंच जाएगी, एक ऐसा क्षेत्र जो अभी भी गूफी की पहुंच से बहुत दूर है। इसे स्वर्ग की छलांग कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूर से जुन
एर ने गूफेई के बांस के घर को जटिल भाव से देखा। उसने कभी भी लेई डोंग को उच्च सम्मान नहीं दिया था, उसे प्रतिभा में गूफेई से कमतर माना था। लेई डोंग उम्र में बड़ा था और कई सालों से साधना कर रहा था, इसलिए वह वर्तमान में गूफेई से बहुत अधिक शक्तिशाली था। जुन एर ने शुरू में उम्मीद की थी कि लेई डोंग की चुनौती गूफेई को विनम्र बना देगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान हस्तक्षेप करेगा, जिससे गूफेई और भी अधिक उभरकर सामने आएगा। आखिरकार जिस डू संत का हर कोई सम्मान करता था, वह गूफेई के सामने एक छोटी बहन की तरह व्यवहार करता था। इस विपरीतता ने श्रेष्ठता की भावना को चकनाचूर कर दिया, जो उसे तब महसूस हुई जब लेई डोंग, एक शीर्ष स्तरीय युवा, ने उसका पीछा किया। उत्कृष्टता के मामले में जियान ने लेई डोंग को पूरी तरह से मात दे दी। न केवल उसकी ताकत उससे कहीं अधिक थी, बल्कि उसकी प्रतिभा भी उससे कहीं अधिक थी। जियान गूफेई से भी बहुत छोटी लग रही थी। क्रेक, बांस के घर का दरवाजा खुलते ही समूह के पीछे से अचानक एक स्पष्ट आवाज आए और जियान यू बाहर आई। पिताजी, मुझे अभी अभी एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ। क्या हुआ? जैसे ही जियान यू बाहर निकली, कैलिन ने पहले लगाई गई पाबंदी हटा दी। जियान की डूसेन स्तर की शक्ति ने स्पष्ट रूप से कैलिन की बाधा को पार कर लिया था। जियान यू जल्दी से गूफी के पास भागी, जिसने उसे उठाया और जियान की ओर देखा। यह आपकी बहन जियान है। वह अब बहुत शक्तिशाली हो गई है, यहाँ तक कि पिताजी से भी अधिक शक्तिशाली। अब से आपकी रक्षा के लिए आपकी बहन जियान होगी। बहन जियान। जियान यू ने जियान को संदेह से देखा, उसकी तुलना लंबे समय तक उसकी याद में बनी छवि से की और फिर आखिरकार पुष्टि की कि वह वास्तव में जियान थी। पिताजी, क्या ये वास्तव में बहन जियान है? वह इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई? मैं भी जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ। बहन जियान, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? जियान यू की मासूम आवाज़ गूंज उठी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जियान को उससे मज़ा आया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहन जियान की तरह डैडी की रक्षा कर सकूंगी। जियान यू के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिख रही थी। डैडी को तुम्हारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, वह बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अध्याय 159। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। गूफी ने अपने दिल में एक गर्म सनसनी महसूस की जब उसने धीरे से जियान यू के छोटे चेहरे को छुआ, फिर जियाओ यिक्सिन और कैलिन की तरफ देखा। उसे संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। इस दुनिया में सबसे खुशी की बात परिवार के साथ रहना, खुशी से रहना है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। गूफी, मेरे युवा मित्र, तुमने हमें एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। तुम हमारे ड्रैगन जनजाति के लिए एक महान उपकार करता हो। अगर भविष्य में तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हमारा ड्रैगन जनजाति तुम्हारा पूरा साथ देगा। झूली ने उत्साह से भरकर आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। जियान मेरी दोस्त है, उसकी मदद करना कभी भी किसी इनाम की तलाश में नहीं था। गूफी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जियाओ यी जियान, कैलिन और किंगलिन ने जियान की डूसेंट तक सफलता का जश्न मनाने के बाद गूफी आराम करने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आ गया। ड्रैगन फीनिक्स मूल फल से कुछ ऊर्जा अवशोषित करने के बाद गूफी को लगा कि वह 9 स्टार डू वेनेरे तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। मूल रूप से उसने सफलता का प्रयास करने से पहले एक झपकी लेने की योजना बनाई थी। अप्रत्याशित रूप से 2 दिन और रात सोने के बाद गूफी ने पाया कि वह पहले से ही 9 स्टार डू वेनेरे तक पहुंच चुका था। काश सोने से हमेशा सफलता मिलती, गूफी ने मुस्कुराते हुए सोचा। ले तरोताजा होकर जागने के बाद अपने भीतर ऊर्जा महसूस कर रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं सन क्षेत्र में कब कदम रख पाऊंगा। जियान की सफलता ने गूफी के दिल में एक दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित किया। वह अर्थ संत के और करीब पहुंच रहा था। जियान के डू संत बनने के साथ गूफी भी उस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उत्सुक था और फिर उस क्षेत्र की ओर अपना अंतिम प्रयास करना चाहता था जहां कोई भी कभी नहीं पहुंचा है। हालांकि गूफी जानता था कि 9 सितारा डू वेनेरेट और अर्ध संत के बीच का अंतर, डू संत की तो बात ही छोड़िए, बहुत बड़ा था। अर्ध संत बनने के लिए किसी को डू की हुई के 9 संपीड़न और शोधन की कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। कई लोग अपना पूरा जीवन इसी अवस्था में अटके रहते हैं, अंततः निराशा में मर जाते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे जल्दी से किया जा सके। गूफी ने अपनी आभा पर लगाम लगाए, अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करना बंद कर दिया और उठ खड़ा हुआ, मुख्य भवन से बाहर चला गया। कल जियाओ यी जियान ने उसे सूचित किया था कि गू कबीला लेई कबीले के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए एक भोज का आयोजन कर रहा था और उसने गूफी को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
हालांकि गूफी जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, क्योंकि निमंत्रण पहले ही उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया था, इसलिए इसमें शामिल न होना अशिष्टता होगी। एक साधारण तैयारी के बाद गूफी भोज स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने भोज के उद्देश्य के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्थल पर पहुंचने पर उसने देखा कि लेई कबीले के सभी सदस्य पहले ही आ चुके थे और लेई डोंग आगे की पंक्ति में बैठा था। लेई डोंग ने गूफी के आगमन को देखा और सबसे पहले ये देखने के लिए जांच की कि क्या जियान उसके साथ है। ये पुष्टि करने के बाद ही कि वह नहीं है, उसने गूफी पर अपनी उदास नजरें टिकाईं। गूफी ने लेई डोंग पर एक संक्षिप्त नजर डाली, उसकी थोड़ी शत्रुतापूर्ण नजर को महसूस करते हुए, लेकिन उसने बुरा नहीं माना और बस अपनी सीट पर बैठ गया। जुनर की नजर गूफी पर भी पड़ी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। अनिच्छा, भ्रम, निराशा और कुछ हद तक लगाव का मिश्रण था। शुरू से लेकर आखिर तक गूफी ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी, जिससे जुनर को लगा कि वह रसातल में गिर गई है। आखिरकार उसके आसपास की महिलाएं इतनी असाधारण हैं, ऐसा लगता है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है। फूलों की ओर आकर्षित मधुमक्खियों की तरह मुझे और भी ज्यादा उत्कृष्ट बनना चाहिए, जुनर ने अपने मन में सोचा, अवचेतन रूप से अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए। जबकि युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं में उलझी हुई थी, लेई कबीले के बुजुर्ग जो गूफी को देख रहे थे प्रशंसा से भर गए। सिर्फ 20 साल से ज्यादा की उम्र में गूफी पहले ही 9 स्टार डू वेनेरेट तक पहुंच चुका था। ये प्रतिभा उस समय लेई डोंग की तुलना में और भी ज्यादा भयानक थी और उसके आसपास के लोग भी उतने ही भयानक थे। गूफी के आने के कुछ समय बाद गू युआन, गूली और गू कबीले के अन्य बुजुर्ग भी अंदर आ गए। हे, गू और लेई कबीले ने 1 दशक से ज्यादा बातचीत नहीं की है। अब जब हम साथ हैं तो इसका पूरा फायदा उठाएं। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए तो गू युआन ने लेई कबीले के बुजुर्गों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हमेशा की तरह एक दूसरे से बातचीत के बाद भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। भोज शुरू होते ही लेई कबीले ने अपना निर्णायक स्वभाव दिखाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। गू युआन के अभिवादन के तुरंत बाद एक लेई कबीले का बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, कबीले के नेता गू युआन, हम आज लेई डोंग के लिए विवाह का प्रस्ताव रखने आए हैं। ये वो उपहार है जो हमारा लेई कबीला लेकर आया है। जब बुजुर्ग बोल रहे थे तो दुर्लभ खजानों से भरी कई पेटियां दिखाई दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि लेई कबीला किस महिला से विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता है? गू ली ने पूछा। स्वाभाविक रूप से ये कबीले के नेता गू युआन की बेटी मिस सुन एर को प्रपोज करने के लिए है, लेई कबीले के बुजुर्ग ने जवाब दिया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरा आश्चर्य और समझ के मिश्रण से भर गया। ये खबर वास्तव में कई दिनों से घूम रही थी और गू कबीले के बुजुर्ग और गू युआन दोनों ही लेई कबीले के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थे। कई बुजुर्गों को तो ये भी लगा कि लेई डोंग की उत्कृष्टता के साथ वह जुन एर के लिए एक अच्छा मैच होगा। गू युआन का सवाल किसी भी अप्रत्याशित बदलाव को रोकने के लिए एक औपचारिकता मात्र था। आखिरकार अगर लेई कबीला अचानक पीछे हट जाता है तो ये गू युआन, जुन एर और लेई कबीले के लिए शर्मनाक होगा। एक जैसे, जुन एर, तुम क्या सोचती हो? गू युआन स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी से सलाह किए बिना सहमत नहीं होगा, जिसे वह बहुत प्यार करता था। जुन एर, जो गूफी पर केंद्रित थी, अपने पिता की पूछताछ सुनकर खड़ी हो गई और तुरंत प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, पिताजी, मुझे सिर्फ गूफी पसंद है। इस जीवन में मैं सिर्फ गूफी की पत्नी बनना चाहती हूँ। मेरी नज़र में गूफी इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है। ये सुनकर गूफी ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जुन एर इस तरह सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी। लेई कबीले ने अभी अभी शादी का प्रस्ताव रखा था और जुन एर के शब्दों ने उनकी गरिमा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, मानो वह उनके चेहरे को मिट्टी में रगड़ रही हो। लेई डोंग का चेहरा गुस्से से थोड़ा लाल हो गया। जैसे ही जुन एर ने बोलना समाप्त किया, लेई कबीले के सदस्यों ने उस पर भौहें सिकुड़ी। यहाँ तक कि गू युआन ने भी उससे इतनी तीखी अस्वीकृति की उम्मीद नहीं की थी और उसकी नज़र जुन एर से गूफी पर चली गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसे लेई कबीले को नाराज करने की ज्यादा चिंता नहीं थी। मैं कबीले का मुखिया था, उसे आश्चर्य हुआ कि जुनर इतनी सीधी बात करेगी। गू युआन को याद आया कि जुनर और गूफी की सगाई से पहले स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। अब सब कुछ उल्टा लग रहा था। जुनर, हम सभी जानते हैं कि गूफी की प्रतिभा असाधारण है और वह वास्तव में हमारे गू कबीले में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है।
हालांकि हमेशा उनसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं और आसमान से परे भी बहुत कुछ होता है। कुछ हद तक पैतरेबाजी के लिए जगह रखना बुद्धिमानी है, बू कबीले के एक बुजुर्ग ने बीच में ही बात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। बू ली एक तरफ खड़ा था, उसे कुछ अजीब लग रहा था। चूंकि मामला उसके पोते गू फेई से जुड़ा था, इसलिए उसे टिप्पणी करना मुश्किल लगा। हालांकि जुनर ने बुजुर्ग की सलाह को खारिज कर दिया और कहा, हो सकता है कि उससे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग न हो और आसमान से परे भी बहुत कुछ न हो। गू फेई की प्रतिभा सभी से बढ़कर है और कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। मेरे दिल में वह सबसे बेहतरीन व्यक्ति है। ये सुनकर लेई डोंग ने आखिरकार अपना आपा खो दिया। वह खड़ा हो गया, उसकी दुखी हुई उसके चारों ओर घूम रही थी। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह गूफी पर हमला करने के लिए तैयार लग रहा था। हम सबसे बेहतरीन व्यक्ति, वह एक काया से ज्यादा कुछ नहीं है जो महिलाओं के पीछे छिपता है। लेई डोंग ने गुस्से से जवाब दिया, स्पष्ट रूप से यह मानते हुए कि उसका अर्धसंत का दर्जा उसे गूफी से बेहतर बनाता है। कुछ दिन पहले वह आसानी से सार्वजनिक रूप से गूफी को हरा सकता था, लेकिन जियान के अचानक प्रकट होने से उसकी चमक फीकी पड़ गई। अगर वह केवल गूफी होता तो वह इतना अपमानित क्यों होता? गूफी ने लेई डोंग को उदासीनता से देखा। मौखिक झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जुन एर इसे जाने देने को तैयार नहीं थी। लेई डोंग, क्या आपको लगता है कि आपकी प्रतिभा उल्लेखनीय है? क्या आपको लगता है कि आप गूफी की तुलना कर सकते हैं? मुझे बताओ, अब आपकी उम्र कितनी है? शायद 30 के करीब, है ना? लगभग 30 की उम्र में आप मुश्किल से अर्धसंत तक पहुंच पाए हैं। जब आप 22 साल के थे तब आपका साधना स्तर क्या था? जुनर ने तीखे सवालों की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया।